नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से हाईवे वाली भूतिया का दिल दहला देने वाली दर्दनाक और डरावनी कहानी लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, मुझे पता है कि कहानी लाने में मुझे देर हो गई है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग कहानी तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तो आप लोग ये काम अच्छा से कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ आप सबका प्यार और सपोर्ट। हाँ, तो दोस्तों, आपके साथ अगर कोई घटना घटी है या आपके पास भी अगर कोई भूतिया कहानी और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपने चैनल पे लेकर आऊं, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं, जिसका आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके देख लीजिए। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शिमला के ऑटो ड्राइवर अजय की है। शिमला हाईवे पर एक रात अजय के साथ जो घटना घटी है, उसकी वजह से आज वह हर रात चैन से नहीं सो पाता है। पूरी कहानी मैं आपको अजय के शब्दों में ही सुना रहा हूं। मेरा नाम अजय है, मैं 25 साल का हूं। शिमला हाईवे पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, वह घटना आज भी मेरे दिल को दहला देती है। उन दिनों में भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था, बल्कि मेरे कुछ दोस्त जब मुझसे इस तरह की बात करते थे तो मैं उनका मजाक बनाया करता था और खूब हंसा करता था। लेकिन 4 साल पहले शिमला हाईवे पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे यकीन करना पड़ा। भूत प्रेत आत्माएं, इनका अस्तित्व इस धरती पर है, यह बात है 20 मई सन 1986 की। मुझे अपने पर्सनल काम से 20 मई की सुबह शिमला पहुंचना था। रात के 10 बज रहे थे और मैं शिमला से मनाली के लिए निकलता हूं। मैंने सोचा रात का सफर है और अकेले जाने से बेहतर है कि अगर मुझे 1-2 सवारी मिल जाए तो मेरे डीजल का पैसा निकल जाएगा। ये सोचकर मैं अपनी ऑटो को ऑटो स्टैंड की ओर मोड़ता हूं और वहां ऑटो लगाकर सवारियों का इंतजार करने लगता हूं। इंतजार करते करते करीब 1 घंटा बीत गया, मगर मुझे कोई सवारी नहीं मिली। तो फिर मैं अकेले ही गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता हूं। मैंने सोचा कि रास्ते में अगर कोई सवारी मिल गई तो मैं उसे बिठा लूंगा। मैं ऑटो ड्राइव करता हुआ धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ लगा, पर रास्ते में भी मुझे कोई सवारी नहीं दिखी। चूंकि मैं अकेला था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पुराने हाईवे से जाऊं, इससे मेरे टोल टैक्स के पैसे बच जाएंगे। यह सोचकर मैंने अपनी गाड़ी पुरानी हाईवे की ओर घुमा लिया। मैं हाईवे पर कुछ ही दूर गया था कि रोड के किनारे मुझे एक अंकल खड़े दिखे। मैंने गाड़ी रोककर उनसे पूछा, कहाँ अंकल? उन्होंने बोला, मनाली जाना है। मैंने बोला, फिर बैठ जाइए। अंकल ने मुझसे पूछा कि कितने पैसे लोगे? मैंने कहा, अंकल जो हो दे देना। उन्होंने कहा कि मैं पैसे मनाली पहुंच के ही दूंगा। मैंने बोला, कोई बात नहीं अंकल, आप बैठ जाओ। अंकल मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। मैंने सोचा कि अकेले जाने से अच्छा है, 1 से भले 2 आदमी हो गए। अब मैं धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करता हुआ हाईवे पर बढ़ने लगता हूं। 5 मिनट के बाद अंकल अचानक से गुस्से में मुझे बोलते, अरे बेटा, इतना स्लो क्यों चल रहे हो? थोड़ा तेज चलो, मुझे जल्दी से जल्दी मनाली पहुंचना है। मैंने कहा कि अरे अंकल, चल रहा हूं, बस 1-2 सवारी और मिल जाए तो बिठा के मैं निकल जाऊं। अंकल ने कहा कि बेटा, इतनी रात को किसी को भी हाईवे पर अपनी गाड़ी में बिठाना खतरे से खाली नहीं है। मेरी बात मानो तो तुम सीधा मनाली निकलो, रास्ते में तुम किसी को मत बिठाना। मैंने कहा, अंकल जी, आप जितने पैसे मुझे दोगे उतने में मेरा डीजल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। अगर एक सवारी और मिल जाए तो कम से कम डीजल का पैसा तो निकल जाएगा। तभी अंकल ने कहा कि बेटा, तुम थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? एक काम करो, तुम्हारा जितना भी पैसा होता है वह मैं तुम्हें मनाली पहुंच के दे दूंगा, पर तुम हाईवे पर गाड़ी कहीं भी मत रोकना। मैंने कहा कि अंकल, मैं ऑटो ड्राइवर हूं, दिन रात गाड़ी चलाता हूं। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान मुझे भी है। लोगों को मंजिल तक पहुंचाना काम है मेरा। अच्छा अंकल, एक बात बताओ, आप भी तो हाईवे पर खड़े थे। अगर मैं यही सोचकर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता तो आज आप मेरे साथ इस गाड़ी में नहीं बैठे होते। अंकल, इंसान की पहचान तो मुझे भी है। मेरी बात सुनकर अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। करीब 5 मिनट बीतने के बाद अंकल से मैंने कहा कि क्या अंकल, मेरी बात कुछ गलत लगी क्या? अगर गलत लगी हो तो सॉरी, मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अंकल ने कहा, तेरी उम्र क्या है? मैंने कहा 20 साल हूं। अंकल ने बताया
मैं 80 साल का हूं और पिछले 40 सालों से मैं शिमला से मनाली आता जाता हूं, और जो मैंने जिया है और जो कुछ मैंने अपने जीवन से सीखा है, उस तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं कि रात को कभी भी हाईवे पर किसी को भी अपनी गाड़ी में मत बिठाना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। फिर अंकल मुझसे कहते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें इंसानों की परख नहीं है, लेकिन बेटा, इस हाईवे पर सिर्फ इंसान नहीं मिलते, इंसान की शक्ल में बहुत सी आत्माएं भी मिलती हैं। अंकल की बात सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और मैंने हंसते हुए पूछा, अरे क्या बात कर रहे हो अंकल? अच्छा अंकल, यह बताओ, आपको कभी कोई आत्मा मिली है क्या? इधर अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने अंकल से फिर पूछा, क्या हुआ अंकल, कुछ तो बोलो, क्या कभी इस हाईवे पर आपका आमना सामना किसी आत्मा से हुआ है? अंकल ने कहा, हाँ हुआ है, और कुछ दिन पहले मैं इसी हाईवे पर एक आत्मा के चक्कर में फंसा था। मैंने कहा, कुछ दिन पहले मतलब हाल फिलहाल की बात है? अंकल ने कहा, हाँ बस 10 दिन पहले की बात है। इस बात पर मैंने कहा कि अंकल पूरी कहानी तो बताइए। अंकल ने बताया कि आज से ठीक 10 दिन पहले मैं शिमला से अपनी गाड़ी लेकर अकेला ही मनाली के लिए निकला था। रात का वक्त था और मैं भी पुराने हाईवे से ही जा रहा था। मैं हाईवे पर कुछ ही दूर गया था कि मैंने देखा रोड के किनारे एक बूढ़ी महिला खड़ी है। उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी साइड लगाई और उस बुढ़िया से पूछा, क्या हुआ बहन जी, कहाँ जाना है? बुढ़िया ने कहा, यही पास में मेरा गांव है, मैं बहुत देर से खड़ी हूं, लेकिन कोई गाड़ी वाला रुक नहीं रहा, मुझे बस थोड़ा आगे छोड़ दो। बुढ़िया की हालत देखकर मैं तरस खा गया और मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं जिसे गाड़ी में बिठा रहा हूं वह इतना ही कहकर अंकल चुप हो गए। अब मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कहानी तो इंटरेस्टिंग थी। मैंने बोला, अंकल फिर क्या हुआ, आगे तो बताओ। अंकल चुप थे। तभी मैंने देखा हाईवे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैंने हंसते बोला, लो अंकल, तुमने नाम लिया, और देखो ये बुढ़िया यहां खड़ी है, ये वही तो नहीं है? अंकल उसे देखकर ऐसे डरे, वो चीखने चिल्लाने लगे, अरे गाड़ी बढ़ाओ, रोकना मत, गाड़ी को आगे ले चलो। मैंने बोला, अरे अंकल ठीक है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, मैं गाड़ी लेकर आगे निकल जाता हूं। अचानक से मैंने देखा कि वह बुढ़िया मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रही है। मैंने अंकल को कहा कि अरे अंकल ये क्या है, ये बुढ़िया हमारी गाड़ी के पीछे क्यों आ रही है? अंकल ने बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना, बस सीधे चलते चलो, कहीं रुकना मत। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी हाईवे पर भगा रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने आईने में वापस देखा तो वो बुढ़िया नहीं दिखी। मैं थोड़ा रिलैक्स हूं। सच पूछो तो उस बुढ़िया को देखकर मैं भी डर गया था, लेकिन अभी भी मेरी उत्सुकता बनी थी। मैंने अंकल से कहा, अंकल आगे क्या हुआ, वह तो बताओ, आपने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, उसके बाद क्या हुआ? अंकल की सांस फूल रही थी, वह काफी घबराए हुए से लग रहे थे। अंकल ने बोला, मुझे चाय पीनी है, चाय पीने के बाद फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी बताऊं। मैंने अंकल को बोला कि अंकल अब इस हाईवे पर चाय की दुकान कहां मिलेगी? अंकल ने कहा कि बस थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट लेना, एक ढाबा है। हालांकि मैं इस पुराने हाईवे से कई बार जा चुका हूं, लेकिन मुझे कभी कोई ढाबा दिखा नहीं। अंकल ने जैसा बताया था मैं आगे जाकर लेफ्ट लेता हूं और थोड़ी दूर पर मुझे एक ढाबा दिखता है। मैंने कहा, क्या बात है अंकल, कल मान गया आपको। मैं तो कई बार इस रूट से जा चुका हूं, लेकिन मुझे कभी यह ढाबा नहीं दिखा और ना ही इसके बारे में मुझे किसी ने बताया। अंकल ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। अंकल ने मुझे धीरे से कहा, तुम यही बैठो, मैं चाय पीकर आता हूं। मैंने अंकल को बोला, अरे अंकल, पर मैं यहां क्यों बैठूं? चाय की तलब तो मुझे भी है ना, मैं भी थोड़ी चाय पी लूंगा। फिर अंकल ने मुझे इशारा करते हुए कहा कि ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि गाड़ी से बाहर निकलने के बाद तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अगर तुम्हें कुछ भी बोलना हो तो मुझे इशारा करना, और अगर तुमने कुछ बोला तो फिर तुम मुसीबत में फंस सकते हो। मुझे अंकल की बात कुछ अजीब लगी, लेकिन मुझे चाय पीनी थी और अंकल की कहानी भी सुननी थी। अंकल गाड़ी से उतरकर जाने लगे। मैं उनके पीछे पीछे उनके साथ ढाबे में पहुंच जाता हूं। मैंने देखा वह बड़ा अजीब सा ढाबा था और वहां के लोग भी बहुत ही अजीब से लग रहे थे। वहां पहले से कुछ कस्टमर बैठे थे और जैसे ही हम लोग ढाबे में पहुंचते हैं, वहां बैठे सारे लोग अचानक से चुप हो जाते हैं और हमें घूरने लगते हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं कभी भूत प्रेत पिशाच इन सब बातों पर यकीन नहीं करता,
पता नहीं क्यों उस दिन मुझे थोड़ा सा डर लगा। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। अंकल ढाब वाले को इशारे में चाय लाने के लिए कहते हैं। ढाबे वाला 2 कप चाय लाकर देता है। मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, चाय की चुस्की लेते ही मुझे एहसास हुआ कि यह चाय कुछ अलग है, क्योंकि उस चाय का जो टेस्ट था वह पूरी जिंदगी मुझे कभी नहीं मिला था। मैं लाइफ में पहली बार उस तरह की चाय पी रहा था। हमारी चाय खत्म हो गई थी। अंकल ने मुझे चलने का इशारा किया, पर चाय इतनी अच्छी थी कि मुझे एक और चाय पीनी थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अंकल को कहा, अरे अंकल, क्या कमाल की चाय, मुझे एक चाय और पीनी है। जैसे ही मैंने यह बात कहा, अंकल मुझे गुस्से में घूरने लगे और अचानक से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी है और मैं जमीन पर औंधे मुंह गिरा था। मैं उठकर बैठता हूं और मैं आगे पीछे देखता हूं, मगर मुझे कोई ढाबा दिखाई नहीं देता और ना ही वो अंकल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ढाबे में था। रात को फिर अचानक से यहां कैसे आ गया। मैं उठकर आसपास जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता। सब वीरान था। हाँ, थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे मेरी गाड़ी मिल जाती है। मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूं और जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे मनाली बहुत जल्दी पहुंचना था। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं और स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाता हूं, लेकिन जब भी मैं आगे बढ़ता हूं मैं वापस उसी जगह पहुंच जाता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। काफी कोशिश करने के बाद भी मैं उस जगह से निकल नहीं पा रहा था। मैंने देखा मेरी गाड़ी का डीजल भी खत्म होने वाला है। मैं थक कर गाड़ी में ही बैठ जाता। फिर अचानक से मुझे वह बुढ़िया दिखी जो रात मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी से बाहर निकलता हूं और उस बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगता हूं। काफ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि वह बुढ़िया एक कुएं के पास पहुंचती है और वहां एक पीपल का पेड़ है। मैंने देखा कि उस पीपल के पेड़ से जो अंकल रात मेरे साथ आए थे, उस बुढ़िया ने उन्हें बांध रखा था। अंकल बेहोश थे। वह बुढ़िया अंकल के पास जाती है। उन्हें देखते हुए फिर वह आगे बढ़ती है। मैंने देखा आगे और भी कई पीपल के पेड़ है जहां उस बुढ़िया ने कई लोगों को बांध के रखा है। जब मैंने उन लोगों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सब जाने पहचाने से लोग, लेकिन कहां देखा है। दिमाग पर जोर देने पर मुझे याद आया कि कल रात ये सब ढाबे में बैठे थे। मैं वापस अंकल के पास आता हूं और अंकल को खोलता हूं, उन्हें होश में लाने की कोशिश करता हूं। वहीं कुएं से मैं पानी भरता हूं और उनके चेहरे पर पानी फेंकता हूं। अंकल को होश आ जाता है। मैं अंकल से कहता हूं कि यह सब क्या है। अंकल बोले, हम सब जल्दी निकलो यहां से। अंकल मुझे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि कुछ बोलना मत, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। तभी मुझे एहसास होता है पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जैसे ही पलट के देखता हूं तो बुढ़िया मेरे सामने खड़ी होती है। मैं कुछ समझ पाता कि उसने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया और अजीब सी लावनी सी हंसी हंसने लगी। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने देखा उस बुढ़िया का चेहरा अचानक से बदलने लगा। इस मासूम बुढ़िया का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। वह अजीब सी डरावनी हंसी हंसते हुए मेरे सीने पर आकर बैठ जाती है और एक खंजर निकालकर मुझ पर वार करने की कोशिश करती है। मैं अंकल को देखकर चिल्लाता हूं, अरे अंकल बचाओ मुझे अंकल, अरे अंकल क्या कर रहे हो, बचाओ मुझे। मैं बार बार अंकल से बचाने की गुजारिश कर रहा हूं। उस बुढ़िया की शक्ल देखकर मेरी सांसें थमने लगती हैं, मेरी आंखें बंद होने लगती हैं। मैंने देखा कि वह अंकल उस कुएं से पानी निकालकर मेरे चेहरे पर फेंकते हैं। जैसे ही पानी मेरे चेहरे पर पड़ता है मुझे होश आता है और मैं खुद को उसी ढाबे में बैठा पाता हूं। होश आने पर मैंने देखा कि अंकल वहां खड़े हैं और वह मेरे चेहरे पर पानी का छींटा मार रहे हैं। मैं जैसे ही होश में आता हूं और कुछ कहने के लिए होता हूं कि अंकल मेरे मुंह पर हाथ रखते हैं और मुझे खींचते हुए बहुत तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ जाते हैं। हम गाड़ी में आकर बैठते हैं। मैं अंकल से कुछ पूछने के लिए होता हूं कि अंकल मुझे चुप रहने का इशारा करते हैं। हम दोनों एकदम खामोश बैठे थे। मैं बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। मैंने घड़ी देखा तो 3 बज रहे थे और जब मैं उस ढाबे में गया था तब 1 बज रहे थे। इसका मतलब पूरे 3 घंटे में उस ढाबे में सोया था। मैं सोच रहा था कि शायद पूरे दिन गाड़ी चलाने की वजह से मैं इतना थक गया था कि मुझे नींद आ गई और अंकल की बातों का असर मेरे दिमाग पर इतना हुआ कि मुझे वह बुढ़िया सपने में दिख गई। वह भी इतने डरावने तरीके से
आज तक मैं भूत प्रेत की बातों पर लोगों पर हंसता था, पर आज मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। मैं रह रहकर हंस रहा था। मैंने देखा अंकल चुपचाप मुझे देखे जा रहे हैं। मैं अंकल से आगे की कहानी सुनना चाहता था, पर उन्होंने तो मुझे चुप करा रखा था। धीरे धीरे अंधेरा खत्म हो रहा था और सुबह होने वाली थी। हम मनाली शहर में प्रवेश कर चुके थे। तभी अंकल ने मुझसे कहा कि मुझे चंडीगढ़ जाना है। मैंने कहा, क्या अंकल मुझे चुप कराकर खुद बोल रहे हो? अंकल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने अंकल से पूछा, अंकल मैं बोल सकता हूं ना? अंकल ने बोला, हाँ बोल सकते हो। मैंने कहा कि अंकल फिर अपनी कहानी तो पूरी सुना दो। उस बुढ़िया को गाड़ी में बिठाने के बाद क्या हुआ ये तो बता दो। उन्होंने बताया कि मैंने उस बुढ़िया को गाड़ी में बिठाया और वह बुढ़िया मुझे उस ढाबे पर लेकर गई जहां हम दोनों गए थे। दरअसल वह ढाबा बुढ़िया का ही है। जिस इंसान ने भी उस बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठाया, समझो वो उसका आखिरी सफर हो गया, क्योंकि वो मासूम सी बेचारी सी दिखने वाली बुढ़िया कोई बेचारी बुढ़िया नहीं है, बल्कि एक प्रेत आत्मा है जो हाईवे पर लोगों को अपना शिकार बनाती है। जिसने भी उसे अपनी गाड़ी में बिठाया वह उसका शिकार बन गया। मैं बहुत गौर से अंकल की बातें सुन रहा था। मैंने बहुत गंभीर स्वर में बोला, मतलब अंकल बेचारी वो बुढ़िया भूत थी? अंकल ने कहा, हाँ। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने कहा, क्या अंकल आपने तो उस दीन बेरहम सी बेचारी सी दिखने वाली बुढ़िया को भूत बना दिया? क्या बात करते हैं अंकल? वैसे एक बात बोलूं अंकल, आप कहानी अच्छी सुनाते हैं, लेकिन आपकी कहानी में एक छोटा सा फॉल्ट है। बोले तो झोल है। झोल। और झोल ये है कि जब वो बुढ़िया सबको अपना शिकार बनाती है तो हम दोनों उस ढाबे से बचकर कैसे निकाल आए? बताओ अंकल। अंकल मेरी बात पर थोड़ा झेप गए। अंकल ने झेपते हुए कहा, अबे तूने अपनी गाड़ी में उस बुढ़िया को थोड़े ना बिठाया था वो जो तेरा शिकार करती? मैंने हंसते हुए कहा, पर अंकल आपने तो बिठाया था, फिर आप कैसे बचक आ गए? वो भी 10 दिन पहले आपके साथ ऐसी घटना घटी, वो भी रात में। आप उसी हाईवे पे मनाली आने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। आपकी कहानी तो यही पुश हो गई अंकल। फिर मैंने अंकल से थोड़ा मजाक करते हुए पूछा, वैसे अंकल एक बात बताओ, कहीं वो आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी जिसे आप हाईवे पर छोड़कर चले आए? मेरी बात सुनकर अंकल को भी हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोले, अबे बहुत शैतान है तू, बाल की खाल निकालता है। अच्छा चल गाड़ी रोक दे, मैं इधर ही रहता हूं, ये मेरा घर है। फिर अंकल ने मुझे पैसे दिए। मैंने अंकल से कहा, अंकल सच में आपके साथ बहुत मजा आया, सफर का पता ही नहीं चला। मैंने पूछा, वैसे अंकल आप शिमला में करते क्या है? अंकल ने बताया कि मैं शिमला में फिल्म का राइटर हूं, हॉरर फिल्में लिखता हूं। मैंने कहा, तभी तभी आपकी कहानी सुनने में मुझे मजा आ रहा था। उन्होंने मुझे अपना नाम गजोधर राव बताया। मैं अंकल को छोड़कर निकल जाता हूं। फिर मनाली में जो मेरा पर्सनल काम था वो निपटाता हूं, लंच करता हूं और वापस शिमला आने की तैयारी करने लगता हूं। तभी अचानक से मेरा ध्यान मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर जाता है, जहां एक छोटा सा बैग रखा था। मुझे ध्यान आया कि अरे यार, ये बैग तो अंकल का था। मैं उन्हें वह बैग वापस देने के लिए जाता है। मैं जब उनके घर के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके घर पर काफी चहल पहल है, जैसे कोई फंक्शन की तैयारी चल रही। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई गजोधर राव जी हैं क्या? उस आदमी ने कहा कि जी कहिए, मैं उनका बड़ा बेटा हूं। मैंने कहा कि अंकल से कहना कि वह ऑटो वाला आया है, आज सुबह उनका बैग छूट गया था, मेरी ऑटो में बस वही वापस करना था। उस आदमी ने मुझे गुस्से में देखते हुए कहा कि तूने पी रखी है क्या, क्यों बकवास कर रहा है? मेरे पिताजी को गुजरे आज पूरे 13 दिन हो गए हैं और आज उनकी रवि है। यह सुनकर मेरा सर चकरा गया। मैंने देखा बाहर गार्डन में एक टेबल पर उनकी तस्वीर रखी है और वहां फूल और माला चढ़ा रखा है। मेरे पूछने पर उनके बेटे ने बताया कि 10 दिन पहले मेरे पिताजी शिमला से मनाली आ रहे थे। वह खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, पुरानी हाईवे से वह आ रहे थे और रात का वक्त था। तभी अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और हाईवे पर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर मैं चुपचाप अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। मेरा सर चकरा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे उनकी बात याद आई कि जिसने भी उस बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठाया वह उस इंसान का आखिरी सफर होता है। मतलब मैं जिस आदमी को शिमला से मनाली लेकर आया वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं भूत प्रेत की बातों पर लोगों का मजाक बनाया करता था। आज मैं खुद एक मजाक का पात्र बनकर रह गया, क्योंकि जब मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं किसी भूत या प्रेत या किसी आत्मा से मिलकर आया हूं तो शायद अब वह मेरा मजाक बनाएंगे
लेकिन यह सच था, जिस शख्स को मैं शिमला से मनाली लेकर आया था वह इंसान नहीं, एक आत्मा थी। और शायद उस आत्मा की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं, वरना मैंने भी अगर उस बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठा लिया होता तो शायद मैं भी आप लोगों को यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। आज भी जब मैं उस वाकया को याद करता हूं तो मेरा दिल दहल उठता है। सच पूछिए, मैं आज भी चैन से सो नहीं पाता हूं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जब भी अगर आप वहां से गुजरे तो मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी किसी को हाईवे पर लिफ्ट मत देना। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी हो या आपका खुद का कोई अनुभव हो तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं, जिसका आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाके देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं कि पिछले वाली वीडियो पे किस किस ने कमेंट किए हैं। उनका नाम मैं बारी बारी से लेता हूं। पहले नंबर पे है मनाबल नेवर जी, नेपाल से। दूसरी नंबर पे है निधा जी, पाकिस्तान से। सुदानानंद जी, उड़ीसा से। तीसरे नंबर पे है कौसर जी, फैसलाबाद से। चौथे नंबर पे है अफजल अली जी, उत्तर प्रदेश से। पांचवें नंबर पे है द्रासन जी, मुंबई महाराष्ट्र से। छठे नंबर पे है विश्वजीत जी, दयालाबाद से। सातवें नंबर पे है अंशु जी, अहमदाबाद। आठवें नंबर पे है पूर्णचंद्र जी, राजस्थान से। नौवें नंबर पे है विवेक कुमार जी, हिमाचल से। 10वें नंबर पे है खुशी जी, आगरा से। 11 नंबर पे है आशीष जी, कोलकाता से। 12 नंबर पे है भगत सिंह जी, दिल्ली से। 13 नंबर पे है सुभाष कुमार जी, दिल्ली से। 14 नंबर पे है सोनू बिखविंद जी, पंजाब से। 15 नंबर पे है सुदाइस की, पाकिस्तान से। 16 नंबर पे है ज्योतिराम, कनाडा से। 17 नंबर पे है इजाज अहमद, कोलकाता से। तो दोस्तों, ये थे पिछले वाली वीडियो पे कमेंट करने वाले दोस्तों के नाम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले वीडियो में आए थे, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप कहानी को कहां से देख रहे हैं। बस इतना ही काम करना है। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।